हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एससीओ समिट के बाद बौखला गए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, ताबड़तोड़ छोड़ने लगे बातों का बाण बताएंगे। कैसे टैरिफ को लेकर फिर दे दी बहुत बड़ी धमकी। कहने लगा भारत ने कि टैरिफ में कटौती की पेशकश, लेकिन अब बहुत देर हो चुका है। जी हाँ, भारत को यह फैसला बहुत पहले लेना चाहिए था। बताएंगे दोस्तों, क्या वाकई में भारत ने अमेरिका से टैरिफ कम करने की बात कही है, या फिर एक बार नया ढकोसला तैयार कर लिया मिस्टर ट्रंप ने। बताएंगे कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के एससीओ समिट में जाने से आग लगी है ट्रंप के अंदर। वहीं पूर्व अमेरिकन ऐसे ने बड़ा बयान दे दिया, कह दिया ट्रंप ने पाकिस्तान से फैमिली बिजनेस के लिए भारत को किया दरकिनार। पाकिस्तान में बिजनेस के लिए ट्रंप ने भारत से रिश्ते कुर्बान कर दिए। तो किसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात पश्चिम के लिए बहुत बुरी खबर है, और ट्रंप को बड़ी धमकी देते हुए कह दिया कि तुम भूल जाओ कि प्रधानमंत्री मोदी, जिनपिंग और पुतिन अलग होंगे कभी। ये कभी भी आपस में नजरअंदाज नहीं करते एक दूसरे को। खुद अमेरिकी मीडिया ने दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की क्लास लगाई बड़ी अच्छे से। तो वहीं सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर आपको बताएंगे दोस्तों, भारत ने निकाली पाकिस्तान के खास दोस्त अजरबैजान की हेकड़ी। किया ऐसा काम, एससीओ का सदस्य ही नहीं बन पाया ये देश। दोस्तों, अब मोदी सरकार पर भड़का अजरबैजान, कहने लगा भारत ने रोक दी मेरे लिए एससीओ की सदस्यता। बताएंगे कैसे पाकिस्तान के इस कट्टर दोस्त को भारत ने किया दरकिनार। तो वहीं एससीओ समिट में शहबाज शरीफ की भारी भरकम बेइज्जती के बाद अब फील्ड में उतरे जनरल मुनीर, कहने लगे हट जाओ शहबाज, अब मैं चीन का मिलिट्री परेड में शामिल हूँगा, मैं देखूंगा चीन का मिलिट्री परेड। जी हाँ, बताएंगे एससीओ में पाकिस्तानी पीएम की भारी बेइज्जती के बाद आर्मी चीफ ने संभाला कमान। तो वहीं बताएंगे क्या चीन के नाडो में शामिल होगा नेपाल। कैसे ओली सरकार ने खोल दी ड्रैगन की झूठ की पोल। तो वहीं दोस्तों आपको बताएंगे सितंबर के महीने में क्या सोने के रेट और बढ़ते जाएंगे या फिर डाउन होंगे, और अगर रेट बढ़ रहे हैं तो क्या है इसकी वजह। सारी जानकारियां एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत के स्वतंत्र नीति का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि ट्रंप जैसे देश की अब हेगड़ी निकालने में पूरे तरीके से सक्षम है अपना भारत। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को बड़ा दावा किया कि भारत ने अब अमेरिका पर टैरिफ कम करने की पेशकश की है, लेकिन काफी देर हो चुकी है। उन्होंने भारत के साथ व्यापार संबंधों को एक तरफा यानी वन वे बताते हुए कहा कि भारत अमेरिका को बहुत सारा सामान बेचता है, लेकिन अमेरिका भारत को बहुत कम सामान बेच पाता है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि भारत ने अमेरिकी सामानों पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाए, जिससे अमेरिकी कंपनियों को भारत में सामान बेचना मुश्किल हो गया। यह पूरी तरह से एक तरफा आपदा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अपनी आवश्यकता का ज्यादातर तेल और मिलिट्री उपकरण रशिया से खरीदता है, ना कि अमेरिका से। ट्रंप ने इसे सालों पुरानी दिक्कत बताया और कहा कि भारत को पहले ही टैरिफ कम कर देना चाहिए था। ट्रंप का ये बयान दोस्तों ऐसे समय पर आया है जब कुछ ही घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एससीओ समिट के दौरान चीन में राष्ट्रपति जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करके वापस भारत लौटे। दोस्तों, ट्रंप के इस बयान से पहले उनके ट्रेड सलाहकार पीटर नावारो ने भारतीय ब्राह्मणों पर रूसी तेल खरीद का मुनाफाखोरी का भी आरोप लगाया था। उसने कहा कि भारत के ब्राह्मण रूसी तेल से मुनाफा कमा रहे हैं, जिसकी कीमत पूरा भारत चुका रहा है। उसने कहा कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसे यूक्रेन पर हमला करने के लिए पैसे दे रहा है, इसीलिए सबसे ज्यादा टैरिफ झेल रहा है। इससे रशिया और अमेरिका को नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि आम भारतीयों को नुकसान हो रहा है, और ये बात भारतीयों को समझनी चाहिए। दोस्तों, नावारो ने भारत को रूस की धुलाई मशीन कहा और आरोप लगाया कि भारत न सिर्फ व्यापार असंतुलन को बढ़ा रहा है, बल्कि ऐसे गठजोड़ भी मजबूत कर रहा है जो अमेरिका के हितों के खिलाफ है। लेकिन दोस्तों, हद तो तब हो गई जब तेल पर अमेरिका के ब्राह्मण वाले इस नए ज्ञान पर कांग्रेसी नेता ने भी सपोर्ट कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें, पूर्व सांसद और कांग्रेसी नेता उदित राज ने व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो के बयान का समर्थन कर दिया। उदित राज ने लिखा कि वो व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो से पूरी तरह सहमत है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट भारतीय रेल रिफाइनर ऊंची जाति के हैं तथा कथित निचली जातियों को तेल रिफाइनर पद तक पहुंचने में दशकों या सदियां लग सकती हैं। उदित राज ने अपने पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया। जी हाँ, उसने कह दिया कि मैं पीटर नवारो से पूरी तरीके से सहमत हूँ। दोस्तों, ऐसे समय में जब भारत लगातार अमेरिका द्वारा लगाए
लगाए गए टैरिफ को झेल रहा है और एक दीवार की तरह अमेरिका को जवाब दे रहा है। ऐसे में कांग्रेसियों का इन बयानों को सपोर्ट करना वाकई में दर्शाता है कि जो अमेरिका कह रहा है वो ठीक कह रहा है। जबकि दोस्तों जब बात घर की आती है तो फैमिली के सारे मेंबर को एकजुट होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर भी अमेरिका को सपोर्ट करती नजर आ रही है। जब बात देश की आ रही है दोस्तों तब भी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर भारत को सपोर्ट करती नजर नहीं आ रही। इस पर आपकी राय तो बनती है। साथ ही साथ आपको बताते हैं कि कैसे ट्रंप को अमेरिका के लोग, अमेरिका के नेता ही तगड़ा जवाब दे रहे हैं। पूर्व अमेरिकन एसे ने बड़ा बयान दिया, कह दिया ट्रंप ने पाकिस्तान से फैमिली बिजनेस के लिए भारत को किया दरकिनार, भारत से रिश्ते कर दिए कुर्बान। बता दें जॉय बाइडेन प्रशासन में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे जैक सुलिवन ने राष्ट्रपति ट्रंप पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ अपने फैमिली बिजनेस के लिए भारत के साथ रिश्तों को दरकिनार कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप ने भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत बनाने के लिए बरसों से की गई मेहनत को बर्बाद कर दिया। सुलिवन पूर्ववर्ती बाइडेन प्रशासन के पहले शीर्ष अधिकारी हैं जिन्होंने भारत पर अमेरिकी टैरिफ की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि दशकों से द्वितीय आधार पर अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के साथ अपने संबंध बनाने के लिए काम किया है। भारत एक ऐसा देश है जिसके साथ हमें तकनीक, प्रतिभा, अर्थशास्त्र और अन्य कई मुद्दों पर एकजुट होना चाहिए और चीन से इस रणनीतिक खतरे से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए और हम इस मामले में काफी आगे बढ़ चुके हैं। दोस्तों वाकई में इन्होंने बिल्कुल सटीक बातें कही कि पाकिस्तान में बिजनेस के लिए, वो भी फैमिली बिजनेस के लिए ट्रंप ने भारत से रिश्ते कुर्बान कर दिए। इसमें अमेरिका का कोई लाभ नहीं है, इसमें ट्रंप की फैमिली का लाभ है। जी हाँ, बहुत अच्छे तरीके से ये फैमिली वाला पॉइंट पकड़कर दोस्तों ट्रंप को जलील किया। ट्रंप की पोल खोल कर रख दी पूरे अमेरिका के सामने। जी हाँ, यहाँ तक कि अमेरिकी मीडिया भी ट्रंप के सपोर्ट में नहीं है। मीडिया तक ने कह दिया कि पीएम मोदी पुतिन और जिनपिंग को नहीं कर सकते नजरअंदाज। ट्रंप को अपना रवैया बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो भारत चीन के साथ और भी अच्छे रिश्ते स्थापित कर लेगा। उसके बाद एक बार बाण से तीर छूट गया तो वापस नहीं आने वाला। ऐसी चेतावनियां दोस्तों ट्रंप को अमेरिका के ही लोग, अमेरिका की ही एजेंसियां, अमेरिका के ही विश्लेषक दे रहे हैं, लेकिन ट्रंप मानने को तैयार नहीं। उल्टा दोस्तों भारत पर ही धमकी देते दिखाई दे रहे हैं ट्रंप। लेकिन इस बार एससीओ मीटिंग को देखकर ट्रंप की हालत पतली तो जरूर हुई है, जो अब ऐसे बयान दे रहा है कि भारत अमेरिका पर टैरिफ घटाने को तैयार है, लेकिन देर हो चुकी है। इससे आप क्या समझते हैं दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि ट्रंप जो भी सोचे लेकिन भारत ट्रंप के आगे झुकने वाला नहीं, तो सामने लाइक का बटन है दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं बड़ी अहम जानकारी की तरफ, जहां चीन के तियानजिन में संपन्न हुई एससीओ समिट में भारत ने न केवल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अक्ल ठिकाने लगाई, बल्कि पाकिस्तान के मित्र देश अजरबैजान की हेकड़ी भी निकाल दी। दोस्तों भारत ने अजरबैजान की एससीओ सदस्यता पर रोक लगा दी। जी हाँ, अजरबैजान की मीडिया के मुताबिक चीन ने तियानजिन में आयोजित एससीओ समिट में अजरबैजान को सदस्यता दी जानी थी, लेकिन भारत ने वीटो लगा दिया। दरअसल नए सदस्य बनने के लिए मौजूदा सदस्यों के वोट की आवश्यकता होती है। अगर कोई भी देश वीटो लगा दे तो नई सदस्यता नहीं मिल सकती। अजरबैजान के उन आरोपों पर हालांकि भारत का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अजरबैजान को पाकिस्तान का करीबी समझा जाता है। उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था। दोस्तों इतना ही नहीं, अजरबैजान इस्लाम के नाम पर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन भी करता आता है। ऐसे में अजरबैजानी मीडिया न्यूज एजेंट ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। उसने लिखा कि चाइना ने शंघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बनने के अजरबैजान के आवेदन के लिए अपने समर्थन की फिर से पुष्टि की है। इसके विपरीत मामले से परिचित अधिकारियों ने बताया कि इस प्रक्रिया में बाधा डालने का भारत का निर्णय बहुपक्षीय कूटनीति और शंघाई भावना के सिद्धांतों के विपरीत है, जो यह निर्धारित करता है कि द्विपक्षीय विवादों को बहुपक्षीय मंचों पर प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत की स्थिति अजरबैजान के पाकिस्तान के साथ भाईचारे के संबंधों से निकटता से जुड़ी हुई है। हालांकि भारत ने अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया इस मामले में। लेकिन दोस्तों अगर वाकई में ऐसा है तो आर्मेनिया से ज्यादा खुश आज कोई नहीं होने वाला। तो वहीं आपको बता दें
शहबाज शरीफ के सामने से निकल गए प्रधानमंत्री मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन। मुंह ताकते रह गए शहबाज शरीफ। दोस्तों ये नई वीडियो एक और नए मूवमेंट की निकल कर सामने आई, जहां पर शहबाज प्रधानमंत्री मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन को बात करते हुए देखते नजर आए, टुक टुक ताकते नजर आए। लेकिन ना तो पुतिन ने कुछ रिएक्शन दिया, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। बता दें कि कैसे इस तस्वीरों को देखकर खुद पाकिस्तानी पीएम पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने गुस्सा निकाला। दोस्तों चीन के तियानजिन में चल रहे शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के मंच से जो तस्वीरें आई हैं, उनकी चर्चा पूरी दुनिया कर रही है। पाकिस्तान में भी खूब बातें हो रही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को कितनी इज्जत मिली है, जबकि पाकिस्तान को किसी ने पूछा तक नहीं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हंसते हुए जो तस्वीरें आ रही हैं, वो दुनिया में भारत की ताकत को बयां कर रही है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कभी प्रधानमंत्री मोदी को तिरछी नजरों से देखते नजर आए, तो कभी पुतिन के हाथ मिलाने के लिए दौड़ लगाते दिखाई दिए। उनकी ये तस्वीरें देखकर पाकिस्तानी एक्सपर्ट ताहिर गोरा ने कहा कि पीएम मोदी साहूकार लग रहे हैं और शहबाज शरीफ एक चपरासी। जी हाँ दोस्तों, हमें रिपोर्टिंग करते भी काफी हंसी आ रही है। इस मूवमेंट को देखकर ताहिर गोरा ने कहा कि एससीओ समिट में वही मंजर देखने को मिला है जिसके बारे में पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका में कहा था कि भारत एक चमचमाती हुई मर्सिडीज कार है और पाकिस्तान कचरे का ट्रक है। उन्होंने कहा कि जो आसिम मुनीर ने अमेरिका में कहा, वही मंजर हमें एससीओ समिट के दूसरे दिन भी देखने को मिला है, जब प्रधानमंत्री मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ हंस हंस के गप्पे लगा रहे थे और कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स के समस्याओं पर बात कर रहे थे। तब शहबाज शरीफ सिर्फ पीएम मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन को देख रहे थे। जी हाँ दोस्तों, वो भी आंखें टिकटिका करके। अब ऐसे में आपको बता दे दोस्तों, इस एससीओ समिट में पाकिस्तानी पीएम की भारी बेइज्जती के बाद अब आर्मी चीफ ने कर दिया बड़ा ऐलान। कह दिया शहबाज नहीं बल्कि मैं देखूंगा चीन का मिलिट्री परेड। दोस्तों शहबाज शरीफ के बेइज्जती से परेशान पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुद मोर्चा संभालने का फैसला किया है। अब 3 सितंबर को यानी कल बीजिंग में होने वाली मिलिट्री परेड में आसिम मुनीर भी शामिल होंगे। पहले ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि शहबाज शरीफ अकेले ही इस परेड में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये घटना बता दी है कि पाकिस्तान में सत्ता का असली केंद्र सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। जी हां, मुनीर को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से ज्यादा लोकप्रियता और महत्व प्राप्त है। चीन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के साथ द्विपक्षीय बैठक में मुनीर भी मौजूद थे। हालांकि बाद में वो कहीं भी नजर नहीं आए। अब 3 सितंबर को मुनीर चीन के भव्य परेड में शामिल होंगे। इस परेड के दौरान चीन अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करेगा। इस परेड में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत 26 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष दर्शक के रूप में शामिल होंगे। चीन ने इन विदेशी नेताओं की एक सूची भी जारी की है। दोस्तों इसी से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का असली पावरफुल आदमी कौन है, व्यक्ति कौन है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ नहीं दोस्तों, बल्कि आसिम मुनीर को सबसे पावरफुल माना जाता है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री सिर्फ नाम का है, असली कमान जनरल मुनीर के हाथ में है। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां क्या सच में चीन के नाटो में शामिल होगा नेपाल? ओली सरकार ने खोल दी ड्रैगन के झूठ की पोल। बता दे नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इन दिनों चीन के दौरे पर हैं। उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में एक डायलॉग पार्टनर के तौर पर हिस्सा लिया। इसके अलावा वो द्वितीय विश्व युद्ध की 80वीं वर्षगांठ पर आयोजित चीनी सैन्य परेड में भी शामिल होंगे। ओली की चीन से नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। उन्हें नेपाल में चीन का कट्टर समर्थक नेता माना जाता है, लेकिन इस बार भारत के दबाव में उन्हें अपनी बीजिंग परस्त नीति से पीछे हटना पड़ा है। इस बार नेपाल ने चीन के नेतृत्व वाली सुरक्षा पहल ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव यानी जीएसआई से किनारा कर लिया है। इतना ही नहीं, नेपाल ने ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव यानी जीसीआई का भी हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। जीएसआई को चीन का नाटो जैसा सुरक्षा गठबंधन माना जाता है। शनिवार को तियानजिन पहुंचने पर ओली ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ बातचीत की और लिपुलेख के रास्ते व्यापार फिर से शुरू करने के लिए हाल ही में हुए भारत चीन समझौते का विरोध किया। उन्होंने लिपुलेख पर नेपाल का अधिकार होने का दावा किया और इस रास्ते का इस्तेमाल न करने की सलाह दी। लेकिन दोनों देशों यानी दोनों पक्षों के बयान एक दूसरे के विरोधाभासी रहे। खासकर लिपुलेख और नेपाल द्वारा जीएसआई, जीडीआई और जीसीआई को कथित समर्थन के मुद्दे पर विरोधाभास दिखाई दिया। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक नेपाल ने जीडीआई का समर्थन किया है, जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुरूप है, लेकिन चीन के लगातार दबाव के बावजूद उसने जीएसआई और जीसीआई में शामिल होने से लगातार इनकार किया है। रिपोर्ट में चीन में नेपाल के तत्कालीन राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठ के हवाले से बताया गया है कि हम बार बार चीनी नेताओं और अधिकारियों को अपनी घोषणा
आलोचित नीति बताते रहे हैं और हमने उन्हें स्पष्ट रूप से बता दिया है कि हम कई कारणों से जीएसआई का हिस्सा नहीं हो सकते। उन्होंने आगे कहा कि जीसीआई पर हमारा रुख जीएसआई जितना कठोर नहीं था, हमने जीएसआई को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। यानी कि चीनी नाटो को नेपाल ने खारिज कर दिया है दोस्तों, वो नहीं होने वाला उसमें शामिल। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर मोदी पुतिन मुलाकात के बीच बहुत बड़ी खबर, भारत में सुखोई 57 के निर्माण को लेकर तैयारियां शुरू। पुतिन ने भरी हामी शुरू कर दी स्टडी दोस्तों। भू राजनीतिक तनाव के बीच भारत और रूस रक्षा संबंधों को और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। इस बीच रूस ने भारत में अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई 57 के निर्माण का ऑफर दिया है। रूस ने निर्माण के लिए आवश्यक निवेश के स्तर पर निर्धारण करने के लिए अध्ययन भी शुरू कर दिया है। भारत को अपनी वायुसेना में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के कम से कम 2 से 3 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है। इसके लिए रूसी सुखोई 57 के साथ साथ अमेरिकी F-35 को मुख्य दावेदार बताया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कई मौकों पर भारत को F-35 विमान खरीदने का ऑफर दिया है। हालांकि भारत ने किसी भी विमान की खरीद पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पहले से ही अपने नासिक संयंत्र में रूसी मूल के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों का लाइसेंस निर्माण करती है। ऐसे में आवश्यकता पड़ने पर इस फैक्ट्री का इस्तेमाल सुखोई 57 विमानों के लिए किया जा सकता है। तो वहीं आपको बता दें, भारत ने अफगानिस्तान में भूकंप के बाद भेजी राहत सामग्री, अब तक 800 से ज्यादा की मौतें दोस्तों। बहुत बड़ी खबर, अफगानिस्तान में रविवार देर रात आए भीषण भूकंप ने पूर्वी इलाकों में जमकर तबाही मचाई है। रिक्टर स्केल पर 6.0 तीव्रता वाले इस भूकंप ने नंगरहार प्रांत के जलालाबाद शहर और कुनार प्रांत के कई कस्बों को प्रभावित किया। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक 800 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी हैं और 1300 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कई गाँवों में भारी तबाही हुई है। इस विनाशकारी आपदा के बाद भारत ने तत्परता से राहत सहायता भेज दी। भारत सरकार की ओर से 1000 फैमिली टेंट और 15 टन खाद्य सामग्री काबुल पहुंचाई गई है। इसके अलावा आने वाले दिनों में और अधिक राहत सामग्रियां भेजी जाएंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जानकारी शेयर करते हुए बताया कि आज अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी से बात हुई। भूकंप में हुई जानमाल की हानि पर संवेदना व्यक्त की। भारत ने आज काबुल में 1000 परिवारों के लिए तंबू पहुंचाए हैं। भारतीय मिशन द्वारा काबुल से कुनार तक 15 टन खाद्य सामग्री भी तुरंत पहुंचाई जा रही है। कल से भारत से और राहत सामग्रियां भेजी जाएंगी। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस कठिन समय में भारत अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। इतना ही नहीं दोस्तों, चीन से भारत लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीएम मान को लगाया फोन। बाढ़ग्रस्त पंजाब को दिलाया मदद का भरोसा। बता दें, पंजाब में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई हुई है। राज्य के कई जिलों में आई बाढ़ के कारण लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। बाढ़ के कारण फसलों, किसानों के पशुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा है। पंजाब में सोमवार तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच सोमवार को अपनी चीन यात्रा के तुरंत बाद दिल्ली पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बात करके राज्य में बारिश और बाढ़ पर चर्चा की। इसके अलावा पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सोमवार को होशियारपुर जिले के कुछ प्रभावित इलाकों का भी दौरा किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द कर सकते हैं पंजाब का दौरा। पंजाब में बाढ़ ने दोस्तों 10 से ज्यादा जिलों के 1000 से भी ज्यादा गांवों को प्रभावित किया है। इससे 2.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां इतना ही नहीं, जम्मू से दिल्ली लौट रहे थे अमित शाह जी। खराब मौसम की वजह से जयपुर एयरपोर्ट पर ही करनी पड़ गई विमान की लैंडिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू से दिल्ली लौटते समय खराब मौसम के कारण अपनी उड़ान को जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड करवाना पड़ा। शाह सोमवार को जम्मू के दौरे पर थे। उन्होंने विक्रम चौक के पास बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लिया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाढ़ से प्रभावित लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। इसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर में बाढ़ राहत उपायों पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में कई आला अधिकारियों से बातचीत की गई। गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। अमित शाह जी का विमान सोमवार शाम खराब मौसम के कारण जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड हुआ। शाह जम्मू कश्मीर से दिल्ली लौट रहे थे, लेकिन दिल्ली में मौसम बिगड़ने के चलते उड़ान को डाइवर्ट करना पड़ गया। गृह मंत्री अमित शाह जी बीएसएफ के विशेष विमान से जयपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उनका स्वागत किया। वहीं अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर प्लेन में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष को बनाया निशाना, जीपीएस किया जाम, रशिया पर लगा बड़ा गंभीर आरोप। बता दें, हजारों फीट ऊंचाई पर उड़ रहा था ईयू अध्यक्ष का प्लेन, तभी जाम हो गया जीपीएस। दोस्तों, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष को ले जा रहे एक प्लेन को निशाना बनाए जाने की खबर सामने आ रही है। बुल्गारिया के अधिकारियों की जांच के बाद ऐसी जानकारी साझा की गई है, जिससे सुनने के बाद लोगों के होश उड़ गए। अधिकारियों ने दावा किया कि रशिया ने प्लेन का जीपीएस जाम करके निशाना बनाने की कोशिश की थी। हालांकि इसके बाद भी यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के प्लेन की सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग हो गई। रविवार को यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन
लेयन को ले जा रहे एक विमान को बल्गेरियाई हवाई अड्डा क्षेत्र में जीपीएस जामिंग का निशाना बनाया गया। घटना के समय वॉन डेर लेयन के रूस और बेलारूस की सीमा से लगे यूरोपीय संघ के देशों के दौरे के तहत प्लोवदीव एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई थी। इस प्लेन का जीपीएस सिग्नल एयरपोर्ट के पास पहुंचते ही टूट गया। बुल्गारिया के जांच अधिकारियों ने इस घटना के पीछे रशिया को बताया है। उनका कहना है कि रूस हमेशा से यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन का दुश्मन रहा है। वहीं अगली खबर की बात करते हैं, जहां इस्तीफे का 42 दिन बाद उपराष्ट्रपति आवास से निकले धनखड़। अभय चौटाला के फार्म हाउस में रहेंगे। जी हां, विपक्ष ने हाउस अरेस्ट का लगाया था आरोप। बता दें, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अब दक्षिण दिल्ली के छतरपुर इलाके में स्थित अभय चौटाला के फार्म हाउस में रहेंगे। सोमवार शाम 6 बजे उन्होंने इस्तीफे के 42 दिन बाद उपराष्ट्रपति आवास छोड़ा। इंडियन नेशनल लोक दल के प्रमुख अभय चौटाला ने मीडिया को बताया कि हमारे परिवार के धनखड़ जी से पुराने रिश्ते हैं। हमने उनसे हमारे घर में रहने की अपील की, जो उन्होंने मान ली। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए मानसून सत्र के पहले दिन 21 जुलाई को पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से वे सार्वजनिक कहीं नजर नहीं आए। इस दौरान विपक्ष ने हाउस अरेस्ट जैसे कई आरोप लगाए थे। हालांकि सरकार ने इससे इनकार किया। धनखड़ अब तक संसद भवन के पास उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में रह रहे थे। उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। तो वहीं आपको बता दें, कोलकाता में सेना ने टीएमसी का स्टेज हटाया। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया शक्ति का दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बंगाली बोलने वाले लोगों के साथ हो रहे उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल रखा है। इसी क्रम में राजधानी कोलकाता में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने एक मैदान में टेम्परेरी मंच तैयार किया था, जिसे भारतीय सेना के द्वारा हटा दिया गया है। सेना के इस एक्शन से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। टीएमसी ये मंच बंगाली भाषी प्रवासी मजदूरों पर कथित अत्याचार के खिलाफ विरोध के लिए इस्तेमाल कर रही थी। सेना के स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक टीएमसी को मंच लगाने के लिए महज 2 दिनों का समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपना मंच 1 महीने से लगा रखा था। कई बार इसे हटाने के निर्देश मिलने के बावजूद इसे हटाया नहीं गया था। ऐसे में पुलिस को सूचित किए जाने के बाद फिर ये कार्रवाई की गई। जी हां, ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सेना के इस एक्शन को भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि हमने भाषा आंदोलन शुरू किया था, लेकिन सेना ने मंच को हटा दिया, जो कि बीजेपी और रक्षा मंत्री के द्वारा सेना के दुरुपयोग की बात है। जी हां दोस्तों, वहीं आपको बता दें, सोना पहली बार पहुंचा 1,05,000 रुपए के पार। चांदी में भी रिकॉर्ड उछाल। क्या आगे भी यही होने वाला है? हाल बता दे, देश में सोने और चांदी की कीमतें रॉकेट की तरह रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। एमसीएक्स पर गोल्ड रेट ने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दोस्तों, कल की अगर बात करें तो 1 सितंबर को सोना और चांदी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार सोमवार को सोना 2,404 रुपए बढ़कर 1,04,792 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। ऐसे में जानकारों का कहना है कि अमेरिका के टैरिफ के चलते, भू राजनीतिक तनाव के चलते गोल्ड को सपोर्ट मिल रहा है और इसकी डिमांड भी बढ़ रही है। ऐसे में इस साल सोना 1,08,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। वहीं चांदी इस साल 1,30,000 रुपए तक जा सकती है। इसीलिए जिन भाइयों और बहनों को गोल्ड परचेज करना है, दोस्तों, हमारी राय से वो गोल्ड खरीद ले तो ज्यादा बेटर होगा। इसी बीच ये की सारी बड़ी खबरें, आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।